बेसिक कंपोनेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज से हम लोग सरगुजा यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी के सिलेबस के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी पेपर को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक कंपोनेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसको किसने खोजा था, इसमें कौन से बेसिक प्रिंसिपल यूज होते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक जानकारी आज हम लोग जानेंगे। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसको समझने से पूर्व हम लोग बायोटेक्नोलॉजी टर्म को जानते हैं। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है, इस बायोटेक्नोलॉजी के टर्म को देने वाले कार्ल इरेकी थे, और कार्ल इरेकी ने इसको 1919 में दिया। तो कार्ल इरेकी ने जब इसको 1919 में दिया, तब से हम बायोटेक्नोलॉजी टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और टेक्नोलॉजी, जिसमें बायो का अर्थ होता है बायोलॉजिकल फैक्टर और टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है टेक्निक यूज। यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर के लिए जब हम लोग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर जब हम लोग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, या बायोलॉजिकल फैक्टर में जब टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज बायोलॉजिकल फैक्टर के लिए करते हैं, या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर का यूज करते हुए टेक्निक का यूज करके ह्यूमन के लिए बेनिफिट प्रोडक्ट बनाते हैं, तब इसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन के लिए बेनिफिट प्रोडक्ट बनाना, जिसके लिए हम लोग लिविंग बिंग को ही यूज करेंगे और उसमें भी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, तब इसको हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और ये बेसिकली बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है। आगे बढ़ते हैं। जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली दो तरह से होते हैं। एक तो लोग आजकल जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में पढ़ा जाता है, इसमें कई सारे खोज की गई, इसकी विस्तृत स्टडी की गई। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था, पर जाने अनजाने होता था। तो जो पहले बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए जाते थे, उसको बोला जाता है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। जो पहले बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता था, उसको ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, और जो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी होता है, उसमें हम लोग नेचुरल स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो भी लिविंग जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसका नेचुरल स्ट्रेन को यूज करेंगे। उसमें किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन या जेनेटिक मटेरियल में मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, वो नेचुरल होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, कर्ड, दही बनाना या दही जमाना। तो दही जमाने में हम लोग बैक्टीरिया यूज करते हैं, पर जानबूझ के बैक्टीरिया यूज नहीं करते। उसके लिए हम लोग खटास डाल देंगे ताकि लैक्टोबैसिलस आए वहां पे, हल्का सा गर्म गुनगुना दूध, ताकि लैक्टोबैसिलस वहां ग्रो करें। तो जाने अनजाने हम लोग बायोटेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, ब्रेड बनाने में, डोसा बनाने में, चीज बनाने में, और एल्कोहल। तो पहले जो हम यूज करते थे बायोटेक्नोलॉजी, उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी या ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में और स्टडी किए, इंसान और बुद्धिमान होता गया, और स्टडी होते गए, रिसर्च करते गए, और अब हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब भी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, पर अब हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत और कई सारे इनोवेशन हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है देखते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसमें हम लोग जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं। यानी कि हम इतना एडवांस लेवल तक बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं कि कोई डीएनए है, तो इस डीएनए के सीक्वेंस में हम लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हेर फेर कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओरिजिनल आवाज से हम लोग बाहर फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। डीएनए वैक्सीन का बनाना, एंटीबायोटिक्स का बनाना, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग करना, प्लांट टिश्यू कल्चर करना, ये सारे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी भी दो तरह के हैं, एक तो पहले वाले ट्रेडिशनल या ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, और एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। पर ये अलग अलग टाइप्स नहीं है। एक्चुअल में जो पहले यूज किया जाता था, जिनमें जानकारी की अभाव थी, उसको ट्रेडिशनल में रखा गया, और अब जो पूरे जानकारी से लेस हैं, उनको हम लोग रखते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। आगे देखते हैं।
हमने देखा कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी 2 होते हैं। पर ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इसके अंतर्गत हम लोग कई अलग-अलग तरह के टेक्निक परफ़ॉर्म करते हैं। तो अलग-अलग तरह के टेक्निक परफ़ॉर्म करेंगे, तो इसके ब्रांच भी कई सारे हो जाएँगे। तो जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इसके कई सारे ब्रांच हैं। जैसे कुछ नाम लेना चाहें हम तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जो मेडिकल के क्षेत्र में जो बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। जैसे ड्रग्स के खोज में, कोई वैक्सीन के खोज में, कोई टीका के खोज में या कोई अदर मेडिसिन बनाने में जो भी बायोटेक्नोलॉजी यूज़ किया जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी या मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। एक ब्रांच है क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। तो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्रॉप से रिलेटेड यानी कि फसल से रिलेटेड टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हमने नाम सुना है गोल्डन राइस का, तो गोल्डन राइस जो बना है, उसको बनाने में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, वो एक तरीके का बायोटेक्नोलॉजी है। तो इस तरीके से हम लोग फसल के नए-नए वैरायटी बनाने में, पौधों के नए-नए वैरायटी बनाने में जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसी प्रकार एक ब्रांच है माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। जब हम लोग माइक्रोब्स की स्टडी के लिए, माइक्रोब्स के ग्रो कराने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे या माइक्रोब्स का यूज़ करके कुछ और चीज़ों का प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, तब इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, जब इंडस्ट्री में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, तब इसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इसी तरीके से एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे मैंने बताया कि गोल्डन राइस बनाया गया, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी एक प्रोसेस है, जिसमें हम लोग किसी एक सेल में से जो अच्छा जीन है, उस जीन को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद में हम लोग किसी दूसरे जीव के डीएनए में इसी जीन को जोड़ देते हैं। तो ये टेक्निक कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। या इस जीव का जो डीएनए है, इस जीव के डीएनए में हम लोग कोई हेर-फेर कर दें, तो ये कहलाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। कुछ बदलाव कर दें या म्यूटेशन करा दें, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के ऐसे कई सारे ब्रांच हैं, जिस फील्ड में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, उसी फील्ड से रिलेटेड इसका नाम दिया जाता है। आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और पहले यूज़ के आधार पर इसको क्या बोलते थे, अभी यूज़ के आधार पर क्या बोलते हैं, ये हमने देखा, ओल्ड और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी का टेक्निक है, इसके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं? किस प्रिंसिपल के आधार पर ये काम करता है, ये देख लेते हैं। तो इसके 2 प्रिंसिपल हैं। एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीएनए टेक्नोलॉजी या मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये 2 प्रिंसिपल के आधार पर काम करता है बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है देखते हैं। ऐसे टेक्निक जिसमें हम डीएनए या आरएनए का मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि डीएनए और आरएनए को मैनिपुलेट कर देते हैं, हेर-फेर करते हैं उनमें, तब उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। या इसी टेक्निक के अंतर्गत हम लोग किसी एक जीव के किसी जीन को किसी दूसरे जीव के डीएनए में जोड़ देते हैं, तब उसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले तो जो जीन चाहिए हमें, डिज़ायरेबल जो जीन है या जिस जीन में हम लोग बदलाव करना चाहते हैं, जैसे एक जीव है, इसमें एक डीएनए है, यहाँ पे एक जीन है, तो वो जीन हमें चाहिए या इसी जीन में बदलाव करना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी जीन को लेंगे और इसी जीन को हम लोग बोलेंगे डिज़ायरेबल जीन। तो ये जो डिज़ायरेबल जीन है, इस जीन को पहले हम लोग आइसोलेट करते हैं, यानी कि हम लोग इसमें से इसको बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से, ताकि उसमें हम लोग आवश्यक हेर-फेर कर सकें या इस जो जीन है, इस जीन को किसी दूसरे डीएनए के साथ हम लोग जोड़ सकें। तो ये काम हम लोग करते हैं पहले आइसोलेशन का। फिर हम लोग ये जो डिज़ायरेबल जीन है, जिसको हमने बाहर निकाला है, जैसे यहाँ एक जीव था, इसमें से हमने एक छोटा-सा जीन बाहर निकाला, तो इस जीन को हम लोग किसी वेक्टर के साथ क्लोन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है और इस वेक्टर के साथ जोड़ने के बाद हम लोग इसको किसी एक जीव के अंदर डाल देते हैं, ताकि उसके अंदर एक मल्टीपल कॉपी तैयार हो सके और इसके फिनोटाइप में चेंजेस आ सके। तो लास्ट स्टेप इसका फिनोटाइप में चेंजेस आ जाती है। तो ये एक प्रिंसिपल हुआ। दूसरा प्रिंसिपल इसका क्या होता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें हम लोग मेंटेनेंस रखते हैं स्टेराइल कंडीशन। जैसे हम लोग
इस बीकर में कुछ प्रोसेस कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का या कोई और प्रोसेस कर रहे हैं बायोलॉजिकल फैक्टर से रिलेटेड, तो वहाँ पे हम लोग कोई बाहर से कोई कंटामिनेंट ना आए यहाँ पे, कोई बाहर से कंटामिनेशन ना हो। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे कुछ ऐसे माइक्रोब्स को जो दूसरे माइक्रोब्स को किल कर दें। तो इस तरीके से यहाँ पे शुद्ध वातावरण बना रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में या ऐसे स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करके रखना को हम लोग बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें हम लोग केमिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं कि कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम लोग लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करा सकते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग इस्तेमाल जब करते हैं बायोटेक्नोलॉजी तो वो होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग होता है। तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल हैं इसके तहत काम करता है बायोटेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं कि हमने जो दो बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा, तो ये प्रिंसिपल का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये कैसा होता है। एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले किया था स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने। तो इन्होंने एक साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, उस साल्मोनेला बैक्टीरिया में से एक प्लाज्मिड डीएनए को बाहर निकाल लिया और प्लाज्मिड डीएनए को बाहर निकालने के बाद में उसके जो जरूरी जीन थे, जैसे यहाँ इस वाले भाग में देखिए, यहाँ पर रेड कलर से शो हो रहा होगा जरूरी जीन, तो उस जीन को उन्होंने माना डिजायर जीन और उस जीन को उन्होंने काट कर इस तरीके से अलग कर दिया और बाकी के भाग इस तरीके से अलग, और इसको काटने में उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का यूज किया। आगे जब हम लोग कंपोनेंट पढ़ेंगे तब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या होता है आप लोगों को पता चल जाएगा अच्छे से। अब इसको काट करके अलग कर दिया इस डिजायर जीन को। अब देखिए एक वेक्टर उन्होंने लिया, यानी कि एक अलग जीव में से किसी एक वेक्टर को लिया, वाहक लिया, जिसको हम लोग क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर वे होते हैं जो किसी दूसरे होस्ट सेल तक डिजायर डीएनए को ले जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। तो देखिए अब इस वेक्टर में इधर से डिजायर डीएनए को और इधर से वेक्टर को, दोनों को आपस में यहाँ पे उन्होंने जोड़ दिया और दोनों को आपस में यहाँ पे उन्होंने जोड़ा। तो ये जोड़ने के लिए यहाँ से और यहाँ से जोड़ने के लिए उन्होंने यूज किया लाइगेज एंजाइम का। इस तरीके से यहाँ पे एक नया क्लोन बन गया। अब इस क्लोन को उन्होंने किसी दूसरे सेल के अंदर डाल दिया और वो ये सेल है। इस सेल को हम लोग बोलते हैं होस्ट सेल। ये पूरा का पूरा सेल क्या है, होस्ट सेल है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया इस वेक्टर और डिजायर डीएनए को। अब इसके अंदर इसका कॉपी तैयार होने लगता है और जब ये सेल इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा ना, दो अलग अलग सेल बना लेगा, तब भी इसके अंदर इसके कॉपी होते रहते हैं इस तरीके से। ये जो जीन है इसको कोहेन और हर्बर्ट बॉयर चाहते थे कि इस जीन का ढेर सारा कॉपी कर ले हो। तो अब देखिए एक ही कॉपी था यहाँ पे, उससे अब यहाँ पर भी एक कॉपी है, यहाँ दो कॉपी है, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ पांच, इस तरीके से ढेर सारा कॉपी तैयार हो गया इसका। तो हम लोग किसी भी डिजायर जीन का चाहे तो ढेर सारा कॉपी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है ये बायोटेक्नोलॉजी को परफॉर्म करना। तो जो डीएनए हम लोग या जो जीन को हम लोग कॉपी करना चाहते हैं, उस जीन को हम लोग बोलते हैं डिजायर जीन, और उस डिजायर जीन को हम लोग किसी एक होस्ट सेल के अंदर डाल लेंगे और उसका कॉपी करेंगे। लेकिन होस्ट सेल के अंदर अगर हम लोग डालना चाहें किसी भी डीएनए को, तो हम लोग उसको आसानी से होस्ट सेल के अंदर नहीं डाल सकते। अगर हम चाहें इस डिजायर डीएनए को इसमें डालना तो हम लोग नहीं डाल सकते डायरेक्ट, क्योंकि जैसे ही हम लोग इस डिजायर डीएनए को इसके अंदर डाल देंगे, ये जो पूरा का पूरा सेल है ये इस डिजायर डीएनए को डिग्रेड कर देगा। क्यों डिग्रेड करेगा? क्योंकि उसको ये पहचानता नहीं है। तो जरूरी है कि उसके साथ हम लोग कोई एक साथी डालें। तो कोई एक साथी कौन होता है? वो साथी होता है ये वेक्टर। अगर वेक्टर के साथ ये डिजायर डीएनए कनेक्ट है और हम लोग उसको होस्ट सेल के अंदर डालेंगे, तो ये जो होस्ट सेल है ये उस वेक्टर को पहचानता है और डिजायर डीएनए को नष्ट नहीं करता है। तो वेक्टर का काम क्या है? वाहक का काम है जो डिजायर डीएनए के साथ जुड़ करके उसको होस्ट सेल में ले जाने का काम करता है। और होस्ट सेल का क्या काम है? इसके अंदर हम लोग इसका ढेर सारा कॉपी तैयार करते हैं, क्योंकि जब वेक्टर अपना कॉपी तैयार करेगा तो हमारा ये डिजायर डीएनए का भी कॉपी तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा है। तो यहाँ भी देखिए कॉपी बन रहे हैं। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी परफॉर्म करके हम लोग किसी भी डीएनए का ढेर सारा कॉपी तैयार कर सकते हैं।
ये कुछ बेसिक बातें थी, बेसिक कॉन्सेप्ट थे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के कंपोनेंट।